हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास। इससे पहले प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, ये इनके विषय में मैंने आप सभी को विस्तार से पढ़ाया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ उनको देख सकते हैं। तो प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास के अंतर्गत कौन कौन से उपन्यास आते हैं और कौन कौन से उपन्यासकार हैं, तो चलिए उनको हम विस्तार से जानते हैं। प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास तो 1938 के पश्चात रचित जो उपन्यास है उन सभी को जो है प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास के अंतर्गत रखा गया है। विषय वस्तु के आधार पर इस युग के उपन्यासों को पुनः 5 श्रेणियों में बांटा गया है कि इस जो प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास है इसके अंतर्गत अलग अलग विषयों को लेकर के जो है उपन्यास लिखे गए थे, जिसके कारण उनको जो है 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास। ये क्या है, प्रगतिवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, प्रयोगवादी या आधुनिकता बोधवादी उपन्यास। तो इस प्रकार से इन उपन्यासों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहले जो हमारे आएंगे वो आएंगे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से उपन्यास आते हैं, तो चलिए हम उनको देख लेते हैं। प्रेमचंद्रोत्तर युग के जिन उपन्यासों में यौन वासनाओं और यौन समस्याओं को प्रमुखता से चित्रित किया गया है वे उपन्यास इस श्रेणी में शामिल हुए हैं। इस श्रेणी के उपन्यासकार कौन कौन से हैं, तो जैनेंद्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। तो ये जो है हमारे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कहलाएंगे। इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तथा इन उपन्यासकारों ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं। पहले जो हमारे उपन्यासकार आएंगे वो कौन से हैं, वो है जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो चलिए हम उनको देख लेते हैं। परख 1929 ईस्वी का लिखा गया, सुनीता 1935 ईस्वी का लिखा गया उपन्यास है ये। परख 1929 ईस्वी का, सुनीता 1935 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953 ईस्वी, जयवर्धन 1956 ईस्वी, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी का उपन्यास है और दर्शाक जो है 1985 ईस्वी का उपन्यास है। तो इन उपन्यासों से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो चलिए हम उनको जान लेते हैं। जैनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास है उनका आरंभकर्ता माना जाता है। तो यानी कि जो मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास है वो लिखने की जो शुरुआत है सबसे पहले किसने की थी, तो वो जैनेंद्र कुमार ने की थी। जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित जो उपन्यास है वो कैसे है, वो नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं। इनके उपन्यासों में यौन समस्या एवं स्वच्छंद प्रणयानुभूति को प्रमुखता से क्या किया गया है, उनको उभारा गया है, उनको चित्रित किया गया है। जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित जो उपन्यास है वो किससे प्रभावित है, वो फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित माने जाते हैं। परख जो इनका उपन्यास है उसका जो केंद्रीय विषय वो क्या है, वो प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण उसमें प्रस्तुत किया गया है। किसमें, परख उपन्यास में। प्रेम का त्रिकोण अथवा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व इस उपन्यास में चित्रित हुआ है। इसमें जो प्रमुख पात्र है वो 4 हैं। वो कौन कौन से हैं, कुट्टो, सत्यधन, गरिमा और बिहारी के माध्यम से जैनेंद्र ने अपना जो प्रेम दर्शन है वो इस उपन्यास में स्थापित किया है। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो जैनेंद्र कुमार का जो सुनीता उपन्यास है, इस उपन्यास से जैनेंद्र उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे।
किस उपन्यास के माध्यम से? तो जो सुनीता उपन्यास है उसको लिखने के बाद जो है जैनेंद्र कुमार एक उपन्यास के कार के रूप में क्या हुए थे, स्थापित हुए थे। इस उपन्यास में दाम्पत्य प्रेम तथा दाम्पत्य से बाहर के प्रेम के बीच का जो तनाव है उसको उभारा गया है। और उपन्यास में जैनेंद्र ने दाम्पत्य से बाहर प्रेम करने के स्त्री अधिकार की क्या की है, वकालत भी इस उपन्यास में की है। इनका जो त्यागपत्र उपन्यास है जैनेंद्र कुमार का, वो सबसे कैसा है, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। कल्याणी उपन्यास में विवाह के उपरांत जो समस्याएं आती है उनको दर्शाया गया है। सुखदा उपन्यास में जो नायिका है कौन, सुखदा, उसकी मन स्थितियों का चित्रण उस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। विवर्त उपन्यास में जितेन एवं भुवन मोहिनी की जो प्रेम कथा है उसका वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। आगे जो जैनेंद्र कुमार का जो उपन्यास है वो कौन सा है, जयवर्धन। इस उपन्यास में मनुष्य के निजी जीवन एवं शासन की जो सामाजिकता है उसके बीच में जो द्वंद्व है उसका वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। मुक्तिबोध जो जैनेंद्र कुमार का कैसा उपन्यास है, राजनीति विमर्श उपन्यास ये माना जाता है। इस उपन्यास में मुक्तकामी राजनेताओं के जीवन की करुण कहानी का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास का आधार वही मनोमंथन है कि मुक्ति का प्रश्न सामाजिक राजनीतिक स्तर पर सुलझाया जा सकता है या फिर आत्म स्तर पर सुलझाया जा सकता है। तो ये जो चिंतन किया गया है कि जो मुक्ति का जो प्रश्न है वो किस स्तर पर सुलझाया जा सकता है, किस पर, सामाजिक राजनीतिक स्तर पर या फिर आत्मिक स्तर पर। तो इसी मंथन का चित्रण जो है इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। इस उपन्यास में जो नायक है वो कौन है, सहाय, और उसके जीवन में पत्नी राजेश्वरी और प्रेयसी नीलिमा दोनों का महत्व है। उनको पत्नी से सेवा एवं वात्सल्य तथा प्रेयसी से प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है। किसके उपन्यास की बात कर रहे हैं हम, तो मुक्तिबोध उपन्यास की हम बात कर रहे हैं। अगला जो इनका उपन्यास है वो कौन सा है, दर्शाक उपन्यास। इसमें विवाह विच्छेद और नारी जीवन की जो त्रासदी है उसका चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत जैनेंद्र कुमार ने किया है। अब हम आगे देख लेते हैं। अगले जो हमारे उपन्यासकार है वो कौन है, तो वो है इलाचंद्र जोशी। तो इलाचंद्र जोशी ने कौन कौन से उपन्यास लिखे तो उनको हम जान लेते हैं। इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है, घृणामयी, जिसका पहला नाम क्या रखा गया था, लज्जा रखा गया था, और इसका समय है 1929 ईस्वी। दूसरा है इनका सन्यासी उपन्यास जो 1940 ईस्वी का है। पर्दे की रानी 1942 ईस्वी। प्रेत और छाया 1944 ईस्वी। निर्वासित 1946 ईस्वी। मुक्तिपथ 1948 ईस्वी। सुबह के भूले 1951 ईस्वी। जिप्सी 1952 ईस्वी। जहाज का पंछी 1954 ईस्वी का है। ऋतु चक्र 1969 ईस्वी का है। भूत का भविष्य 1973 ईस्वी और कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी के ये उपन्यास है। अब इनसे उपन्यास से संबंधित और इलाचंद्र जोशी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है तो चलिए हम उनको भी जान लेते हैं। गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कारकर्ता भी माना जाता है। तो किसने माना है कि जो इलाचंद्र जोशी को हिंदी का मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है, तो ये किसने माना है, ये गोपाल राय के अनुसार इसको माना गया है। और यूं तो जैनेंद्र कुमार ने उपन्यास में सामाजिक प्रश्नों की तुलना में मनोवैज्ञानिक स्थितियों को अधिक महत्व देने की पहल करी थी। यानी कि सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक स्थितियों का जिसने चित्रण किया था, जिसके तरफ जो ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित किया था, वो किसने किया था, जैनेंद्र कुमार ने किया था। परंतु शुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्याओं को केंद्र में रखकर जो उपन्यास लिखे थे वो सबसे पहले कोशिश किसने की थी, वो इलाचंद्र जोशी ने की थी। तो उस के अनुसार जो है इलाचंद्र जोशी को गोपाल राय ने क्या कहा है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कारकर्ता माना है। इलाचंद्र जोशी के द्वारा रचित उपन्यासों में क्या है, अहंकार है, आत्महीनता है, काम वासना इत्यादि बुराइयों को इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम चित्रित किया है।
इलाचंद्र जोशी द्वारा रचित घृणामयी उपन्यास जो 1950 ईस्वी का है, इसका सबसे पहले जो शीर्षक था वो क्या था, लज्जा शीर्षक से इसको प्रकाशित किया गया था। इसमें आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो लज्जा युवती है उसकी काम चेष्टाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। यह उपन्यास आत्मकथात्मक प्रविधि में लिखा एक क्या है, युवती का पश्चाताप की कथा लिखी गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये घृणामयी उपन्यास है वो किस शैली में लिखा गया है, वो आत्मकथा शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास में जो युवती है कौन, लज्जा, उसकी पश्चाताप की कथा का वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत इलाचंद्र जोशी ने किया है। अब हम आगे देखते हैं इलाचंद्र जोशी का जो अगला उपन्यास है वो कौन सा है, तो वो है सन्यासी, जो इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। इनका जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है सबसे पहले इसी उपन्यास में प्रकट हुआ था। इस उपन्यास में नायक कौन है, तो नंद किशोर है। उसके अहम का मनोविश्लेषण इलाचंद्र जोशी ने किया है। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और उपन्यास के अंत में नंद किशोर सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाता है। पर्दे की रानी जो उपन्यास है, इस उपन्यास में ऐसी नायिका, यानी कि नायिका कौन है, निरंजना, उसका चित्रण हुआ है जो खूनी पिता व वैश्य माता की पुत्री होने की जानकारी के पश्चात हीन भावना से क्या हो जाती है, ग्रस्त हो जाती है और समाज के प्रति घृणा का भाव भी वो रखने लग जाती है। तो प्रेम और जो छाया उपन्यास है, ये पारसनाथ की मानसिक कुंठा का इस उपन्यास के अंतर्गत चित्रण किया गया है। इलाचंद्र जोशी का जो उपन्यास है कौन सा, जिप्सी उपन्यास। इस उपन्यास में सामाजिक भावना के साथ साथ मनोविश्लेषण का भी समावेश किया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि जो इलाचंद्र जोशी का निर्वासित उपन्यास है, इस उपन्यास में महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण किया गया है। महीप कैसा है, महीप एक भावुक कवि है। वह नीलिमा को प्रभावित करना चाहता है, किंतु आकर्षक व्यक्तित्व नहीं होने के कारण अन्य माध्यम से अपनी महत्ता को क्या करता है, वो स्थापित करता है, जिसके कारण वो क्या है, क्रांतिकारी बन जाता है और अंत में क्या होता है, हताश प्रेमी की तरह रोग से ग्रसित होकर वो क्या करता है, मर जाता है। अगला जो इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है वो कौन सा है, जहाज का पंछी। ये इनका एक सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। इसमें एक शिक्षित युवा का रोजगार की तलाश में भटकने तथा उस प्रक्रिया में उसकी जो मनोदशा होती है उसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। शिक्षित नवयुवक चारों तरफ से भटक कर कलकत्ता जहाज रूपी नगर में क्या है, फिर वो वापस लौट आता है। आगे देखें तो इलाचंद्र जोशी का जो उपन्यास है ऋतु चक्र, इस उपन्यास में आधुनिकता के दबाव में पुराने मूल्य और जो आदर्श वो क्या रहे हैं, ढह रहे हैं, किंतु उनके स्थान पर नए मूल्य और आदर्शों का निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए रोमानी चेतना को पुनः जागृत किया जाना चाहिए, ये इस उपन्यास के अंतर्गत बताया गया है। कवि की प्रेयसी उपन्यास में कालिदास के नाटक कौन सा, मालविका अग्नि मित्रम में चित्रित पात्र कवि नाटककार सोम मलिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण हुआ है। किस उपन्यास में, कवि की प्रेयसी उपन्यास में। अब हम आगे देखते हैं, अगले जो हमारे उपन्यासकार हैं वो है अज्ञे। तो अज्ञे से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। शेखर एक जीवनी, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसका पहला भाग 1940 ईस्वी में और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा इनका उपन्यास है नदी के द्वीप, जो 1951 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और तीसरा है अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी का ये उपन्यास है। अब हम आगे देख लेते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से तथ्य हैं। तो शेखर एक जीवनी जो अज्ञे का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। यह हिंदी साहित्य में फ्लैशबैक शैली अथवा पूर्व दीप्त शैली में रचित सबसे पहला उपन्यास ये माना जाएगा। समीक्षकों ने इस उपन्यास को अतिशय आत्म केंद्रित उपन्यास या फिर प्रकाशमान पुच्छल तारा कह करके पुकारा है। इस उपन्यास को 2 भागों में प्रकाशित किया गया था, पहला भाग 1940 ईस्वी में और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में। इनके सभी उपन्यासों में अस्वाभाविक व असामाजिक यौन समस्याओं का चित्रण अज्ञे ने किया है।
अब हम आगे देख लेते हैं कि जो नदी के द्वीप उपन्यास है, इस उपन्यास में आज्ञा पर व्यक्तिवादी जीवन दर्शन का जो प्रभाव है वो हमें दिखाई देता है। इसमें पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह शैली तथा बिंब प्रधान शैली आदि सभी एक साथ मिलाकर के सबका प्रयोग जो है नदी के द्वीप उपन्यास में किया गया है। नदी के द्वीप उपन्यास में रेखा, भुवन तथा गोरी, इन तीनों के प्रेम का जो है चित्रण किया गया है। इसमें भुवन, चंद्र माधव, रेखा और गोरी की मनोदशाओं का चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। नदी के द्वीप उपन्यास को आज्ञा ने 4 संवेदनाओं का अध्ययन कह करके पुकारा है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने नदी के द्वीप उपन्यास को कला की दृष्टि से सफल और विचार की दृष्टि से असफल उपन्यास कहा है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने कहा है। अपने अपने जो अजनबी उपन्यास है किसका? आज्ञे का। इसमें योके के और सेल्मा नामक पात्रों के माध्यम से जीवन, मृत्यु, वर्णन की स्वतंत्रता, आस्था आदि से संबंधित जो सवाल है उन पर विचार किया गया है। अपने अपने अजनबी में व्यक्ति के मृत्यु से साक्षात्कार के प्रश्न को भी उठाया गया है। अगले जो हमारे उपन्यासकार आते हैं वो है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है वो कौन सा है? गुनाहों का देवता, जो 1949 ईस्वी का है। धर्मवीर भारती द्वारा रचित यह जो उपन्यास है सुधा और चंद्र की भावुकता पूर्ण प्रेम कथा है। इस उपन्यास में आदर्शवादी और अश्वनी प्रेम की ट्रिक परिणति को दर्शाया गया है। साथ ही इस उपन्यास में किशोरावस्था में जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। सूरज का 7वां घोड़ा, जिसका समय 1952 ईस्वी का है, ये भी जो है धर्मवीर भारती का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। यह उपन्यास पंचतंत्र एवं अलिफ लैलाओं की जो कहानियां हैं उन पर आधारित ये उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न वर्ग के लोगों को केंद्र में रख करके ये उपन्यास जो है वो लिखा गया है, जिनका वर्तमान पीड़ाग्रस्त और भविष्य कैसा है? अनिश्चित है। उन लोगों का जो वर्णन है धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास के अंतर्गत किया है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है। इस उपन्यास पर श्याम बेनेगल के द्वारा एक जो है फिल्म भी बनाई गई थी और उस फिल्म को 1992 ईस्वी में नेशनल फिल्म अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। तो ये किसके ऊपर बनाई गई थी? ये सूरज का 7वां घोड़ा के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी। अब जो हमारे अगले लेखक आते हैं वो है नरेश मेहता। तो नरेश मेहता के कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं तो चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। पहला जो हमारा उपन्यास है वो है डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी का। यह है पथ बंधुसा 1962 ईस्वी, धूमकेतु एक श्रुति 1962 ईस्वी, 2 एकांत 1964 ईस्वी, नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी, प्रथम फागुन 1968 ईस्वी, उत्तर कथा प्रथम भाग 1979 का और द्वितीय भाग 1982 का। तो ये नरेश मेहता के क्या है? महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इनसे संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं तो उनको भी हम विस्तार से जान लेते हैं। नरेश मेहता के द्वारा रचित जो डूबते मस्तूल उपन्यास है, इसमें कथानायक रंजना के माध्यम से नारी की नियति और भटकाव का चित्रण जो है नरेश मेहता ने किया है। यह पथ बंधुसा उपन्यास में नरेश मेहता ने एक ईमानदार शिक्षक का क्या नाम है? श्रीधर, उसका संघर्ष और पराजय तथा पत्नी के रूप में सरस्वती की करुणापूर्ण कथा का वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत उन्होंने किया है। धूमकेतु एक श्रुति तथा नदी यशस्वी है। इन उपन्यासों में नायक कौन है? उदयन की आत्मकथा के रूप में लिखा ये जो है उपन्यास है। इसमें उदयन के जीवन चरित्र के माध्यम से एक पतनशील और आदर्शहीन तथा लक्ष्यहीन समाज के विकास का चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया है। अब हम आगे देख लेते हैं और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 2 एकांत उपन्यास में आधुनिक दौर में पुरुष और नारी के बनते और बिगड़ते जो और टूटते जो रिश्ते हैं उनका चित्रण जो है इसके अंतर्गत किया गया है। प्रथम फाल्गुन में गोपा एवं महिम के प्रेम का चित्रण किया गया है तथा उत्तर कथा जो उपन्यास है
उसके अंतर्गत मालवा के कुलीन ब्राह्मण परिवार एवं समाज का यथार्थ वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत नरेश मेहता ने किया है। अब जो हमारे दूसरे प्रकार के जो उपन्यास है, यानी कि हम कहें कि दूसरे श्रेणी के उपन्यास है, वो कौन कौन से हैं? साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो थे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास थे, जिनके बारे में हमने विस्तार से जाना। अब है हमारे साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास। तो इन उपन्यासों में कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं और उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, तो चलिए उनको भी हम विस्तार से जान लेते हैं। प्रेमचंद्रोत्तर युग के जिन उपन्यासों में किसान, मजदूर, दलित या शोषित वर्ग की सामाजिक, पारिवारिक एवं राजनीतिक समस्याओं को प्रमुखता से उभारा गया है, वो उपन्यास किस श्रेणी में आते हैं? तो वो उपन्यास साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास के अंतर्गत आएंगे। तो इस श्रेणी में कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यासकार हुए, तो चलिए हम उनको भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। पहले हैं यशपाल, 1903 ईस्वी के ये हमारे लेखक हैं। तो इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो उनको देख लेते हैं। दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था 1958 और 1960 ईस्वी में, 12 घंटे 1962, अप्सरा का शराब 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1973 ईस्वी। तो ये जो है यशपाल जी के महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, या फिर यशपाल से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं कि यशपाल के द्वारा रचित जो दादा कामरेड उपन्यास है, इस उपन्यास में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां हैं उसको दर्शाया गया है। इसमें पूंजीवाद, समाजवाद और गांधीवाद के संघर्ष के बीच की परिस्थितियों एवं धारणाओं के सामंजस्य तलाशने का जो प्रयास है वो किया गया है। तो किस उपन्यास के अंतर्गत? दादा कामरेड उपन्यास के अंतर्गत। यशपाल का जो देशद्रोही उपन्यास है, इस उपन्यास में कथा भूमि भारत की सीमावर्ती देशों से होकर सोवियत संघ तक इसकी जो है फैली हुई है। यशपाल का जो दिव्य उपन्यास है, इस उपन्यास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बना करके स्त्री स्वतंत्रता एवं स्त्री की जो गरिमा है उसके ऊपर सवाल उठाया गया है। इस उपन्यास को ऐतिहासिक कल्पना की संज्ञा दी गई है। इसके साथ ही जो अमिता और अप्सरा का श्राप, ये उपन्यास भी कैसे हैं? ये ऐतिहासिक उपन्यास जो है यशपाल जी के माने जाते हैं। उनके आगे जो है अगला जो हमारा उपन्यास आएगा वो आएगा झूठा सच, जो यशपाल जी का सबसे महत्वपूर्ण ये उपन्यास है। यशपाल जी का सबसे महत्वपूर्ण ये उपन्यास माना जाता है। ये उपन्यास 1942 से 1947 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जितने भी पक्ष थे उनका चित्रण इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। झूठा सच दो भागों में प्रकाशित है। पहला भाग वतन और देश जो 1958 ईस्वी के नाम से प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग था देश का भविष्य जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो झूठा सच जो उपन्यास है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था और दोनों भागों के अलग अलग नाम रखे गए थे। पहला भाग का नाम क्या था? वतन और देश, और दूसरे भाग का नाम क्या था? तो देश का भविष्य। अब पहला जो भाग था वतन और देश, इसमें भारत पाकिस्तान विभाजन का और उसकी भयावहता का जो चित्रण है इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। भारत विभाजन भूमिका और विभाजन के जो परिणाम हुए थे उनका विस्तृत वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। इसमें तारा एवं उसके भाई कौन जयपुरी के बीच राजनीतिक अवसरवाद तथा आचरण की निष्ठा का तुलनात्मक वर्णन जो है प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक अवसरवाद से ग्रस्त पुरी का नैतिक एवं वैचारिक ह्रास,
तत्कालीन समय का अच्छा उदाहरण माना जाता है। इस उपन्यास में लाहौर भी एक पात्र के रूप में आया है। इसमें लेखक ने अंग्रेज से मुक्ति एवं देश का भविष्य जनता के हाथों में होने की तरफदारी की गई है। तो झूठा सच उपन्यास का उसका जो पहला भाग था वतन और देश, उसके अंतर्गत इसको उभारा गया है। तो रांगे राघव के जीवनी परक उपन्यास के अंतर्गत कौन कौन से उपन्यास आते हैं? तो उबाल 1954 ईस्वी, देवकी का बेटा 1954 ईस्वी का, यशोधरा जीत गई 1954 ईस्वी, लोई का ताना 1954 ईस्वी का, रत्ना की बात 1954 ईस्वी, भारत का सपूत 1954 ईस्वी, लखीमा की आंखें 1957, बंदूक और बीन 1958, जब आएगी काली घटा 1958, धूनी का धुआं 1959 ईस्वी। तो ये जो है हमारे जो ये उपन्यास हैं रांगे राघव के जीवनी परक उपन्यासों के अंतर्गत ये उपन्यास आएंगे। अब जो अगली श्रेणी के उपन्यास है रांगे राघव के, वो कौन से हैं? ऐतिहासिक उपन्यास। तो ऐतिहासिक उपन्यासों में कौन कौन से उपन्यास है? विषाद मठ 1946, मुर्दों का टीला 1948, प्रतिदान 1950, चीवर 1951, अंधेरे के जुगनू 1953, बोलते खंडहर 1955, पक्षी और आकाश 1957, राह ना रुकी 1958, महायात्रा 1960, पतझड़ 1962। तो ये जो है ऐतिहासिक उपन्यास हैं किसके? रांगे राघव के द्वारा लिखे हुए। अब हम इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं। जो रांगे राघव है, इनका जो मूल नाम था वो क्या था? तिरुमल्ले नामांकम वीर राघव आचार्य, किंतु इन्होंने अपना साहित्यिक नाम वो रांगे राघव रखा था। रांगे राघव द्वारा रचित जो घरोंदा उपन्यास है विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। रांगे राघव द्वारा रचित विषाद मठ जो उपन्यास है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से प्रेरित होकर के रांगे राघव ने इसको लिखा था। यह उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है। इसमें पूंजीपतियों की क्रूरता एवं सुधा पीड़ित लोगों की करुण कहानी का जो चित्रण है वो सफलतापूर्वक रांगे राघव ने इस उपन्यास के अंतर्गत किया है। अब जो है रांगे राघव का जो अगला उपन्यास है वो है मुर्दों का टीला, जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है उसको आधार बना करके लिखा हुआ ये एक काल्पनिक उपन्यास है। इसमें आर्यों की आक्रमणकारी, संहारक और अत्याचारी जो रूप था उसको चित्रित किया गया है। प्रतिदान उपन्यास में महाभारत कालीन ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के संघर्ष का चित्रण इस उपन्यास में जो है किया गया है। तो किसने किया है? रांगे राघव ने। चीवर उपन्यास में हर्षवर्धन एवं राजश्री के जीवन काल तथा तत्कालीन भारतीय सामंतवाद के हरासशील स्वरूप का चित्रण इस उपन्यास में किया है। सीधा साधा रास्ता भगवती शरण वर्मा के द्वारा रचित टेढ़े मेढ़े रास्ते की प्रतिक्रिया में लिखा गया उपन्यास माना जाता है। अंधेरे के जुगनू उपन्यास में कुलीन वर्ग द्वारा दास प्रथा को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले जो प्रयत्न हैं उनका सभी का वर्णन जो है रांगे राघव ने इस उपन्यास में चित्रित किया है। कब तक पुकारूं, ये जो उपन्यास है ये रांगे राघव का प्रमुख उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में ब्रज के कर्नट जाति के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है और कई विद्वान इसे आंचलिक उपन्यास की भी संज्ञा देते हैं। राह न रुकी में गौतम बुद्ध एवं महावीर काल के जागरण की कहानी का चित्रण जो है इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। रांगे राघव के सभी उपन्यासों में शोषित वर्ग की समस्याओं को प्रमुखता से उभारा गया है। अगले जो उपन्यासकार आएगी वो आएगी भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा के कौन कौन से उपन्यास हैं तो उनको हम देख लेते हैं। पतन 1928, चित्र लेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, वह फिर नहीं आई 1960 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमाएं 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सीधी सच्ची बातें 1968,
सभी नचावत राम गोसाई 1970, पर्सन और मारीचिका 1973, युवराज चुंडा 1978, धूपल 1981 और चाणक्य 1982। तो ये जो है भगवती चरण वर्मा के क्या है प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। भगवती चरण वर्मा के संबंध में मधुरेश लिखते हैं, तो ये क्या लिखते हैं, तो चलिए भगवती चरण वर्मा के संबंध में मधुरेश लिखते हैं, तो ये क्या लिखते हैं कि प्रेमचंद और उनकी परंपरा के लेखकों से भिन्न भगवती चरण वर्मा ने व्यक्ति को एक अलग आधारभूत सत्ता मानते हुए समाज से अलग और हटकर माना है। व्यक्तिगत जीवन से संबंध प्रेम, नैतिकता, पाप, पुण्य आदि को ही उन समस्याओं के रूप में अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। तो किसने? भगवती चरण वर्मा ने। और ये किसने कहा है? ये मधुरेश ने लिखा है। भगवती चरण वर्मा को व्यक्तिवादी तथा नियतिवादी, भाग्यवादी उपन्यासकार माना जाता है। पतन उपन्यास में अपराध एवं बलात्कार संबंधी जो घटनाएं हैं उसका चित्रण इन्होंने किया है। चित्रलेखा उपन्यास में पाप पुण्य के नैतिक प्रश्नों को उठाया गया है। चित्रलेखा जो उपन्यास हो फ्रेंच उपन्यासकार कौन? अनातोले के उपन्यास थाया से प्रभावित ये उपन्यास माना जाता है। कौन सा? चित्रलेखा उपन्यास। वर्ष जो उपन्यास है किसका? भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास। इस उपन्यास में प्रेम के विवाह में परिणत होने पर आने वाली जो समस्याएं हैं उनको चित्रित किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय जीवन का भी चित्रण हुआ है। वैश्या सरोज के जीवन मूल्य एक अभिजात्य स्त्री प्रभा की तुलना में अधिक उच्च दिखाई पड़ते हैं। किस उपन्यास के अंतर्गत? 3 वर्ष उपन्यास के अंतर्गत। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में एक परिवार की 2 पीढ़ियों के बीच अंतराल को चित्रित किया गया। तो किसने किया है? भगवती चरण वर्मा ने किया है। किसमें? टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में। साथ ही गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद को टेढ़े मेढ़े और यथार्थ से परे रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। आखिरी दाव में एक जुआरी के असफल प्रेम की कहानी को जो है भगवती चरण वर्मा ने क्या किया है? दर्शाया है। अपने खिलौने उपन्यास में जो है व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी के भीतर की विडंबना को दर्शाया गया है। भगवती चरण वर्मा का जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है वो कौन सा है? भूले बिसरे चित्र। इस उपन्यास में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर के स्वतंत्रता पूर्व तक की जो मनुष्य के जो जीवन एवं राजनीतिक दशाओं को पृष्ठभूमि पर एक परिवार की जो 4 पीढ़ियां हैं, कौन? मुंशी शिवलाल से नवल किशोर तक के, इन सभी का जो जीवन चरित्र वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत किया है। गोपाल राय के अनुसार भूले बिसरे चित्र में 3 पीढ़ियों की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के मोहभंग और विद्रोह का जो अंकन है वो इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। तो ये किसने माना है? ये गोपाल राय ने माना है। वह फिर नहीं आई उपन्यास में आधुनिक समय की जटिलताओं और विषमताओं के बीच अटूट जिजीविषा का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। सामर्थ्य और सीमा उपन्यास के अंतर्गत भगवती चरण वर्मा ने प्रकृति के सामने मनुष्य की विवशता का अंकन जो है किया है। रेखा उपन्यास में स्त्री के द्वंद्व का चित्रण जो है भगवती चरण वर्मा ने किया है। सीधी सच्ची बातें में राष्ट्रीय आंदोलन को बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास इस उपन्यास के अंतर्गत किया है। सभी नचावत राम गोसाई उपन्यास में 1919 ईस्वी से लेकर के 1965 ईस्वी के बीच समाज के दूषित भ्रष्टाचारमयी जीवन का आलोचनात्मक वर्णन जो भगवती चरण वर्मा ने प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास में 3 परिवारों की 3 पीढ़ियों की कहानी को एक साथ जोड़कर सामंतशाही का अंत, पूंजीवाद का उदय एवं शासन तंत्र के पूंजीपतियों के प्रभाव से जकड़ने की कथा का चित्रण इस उपन्यास में किया है। तो किसमें? सभी नचावत राम गोसाई उपन्यास में। प्रश्न और मारीचिका
में 1947 ईस्वी में आज़ादी के बाद जनता के मन की आकांक्षाएं तथा एवं 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के बाद मोह भंग से उत्पन्न निराशा एवं कुंठा का चित्रण जो है उपन्यास के अंतर्गत किया है। युग राज चुंडा एवं चाणक्य जो कैसे उपन्यास है, वो ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यास है। धूपल भगवती चरण वर्मा का आत्मकथा से संबंधित उपन्यास है, यानी कि इस उपन्यास को आत्मकथा में लिखा उपन्यास माना जाता है। अब हमारे अगले जो उपन्यासकार हैं वो कौन है, तो वो है अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको हम जान लेते हैं। इनका जो पहला उपन्यास है वो है महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ बाकेलाल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966 ईस्वी, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एक कदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी, मानस का हंस 1972, नचायो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 और पीढ़ियाँ 1990। तो ये जो है अमृतलाल नागर के महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। तो इन उपन्यासों से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। अमृतलाल नागर ने 3 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, तो वो कौन कौन से, एक समाज यथार्थ के उपन्यास, पहला कौन सा है, समाज यथार्थ के उपन्यास। दूसरा है सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के उपन्यास जिनकी पृष्ठभूमि 1850 से 1950 ईस्वी तक का जो इनका समय वो माना जाता है। और तीसरे कौन से हैं, तीसरे ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास। तो इस प्रकार से अमृतलाल नागर ने 3 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया महाकाल जो उपन्यास है, इस उपन्यास में बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण किया गया है। महाकाल को अन्य नाम क्या दिया गया है, तो महाकाल को जो अन्य नाम है वो भूख दिया गया है। शतरंज के मोहरे उपन्यास में 1820 से 1837 ईस्वी तक के अवध क्षेत्र के जीवन का वर्णन किया गया है। इसमें अवध के नवाबों एवं अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व के बीच पिसती हुई अवध की जनता का चित्रण, उनकी समस्याओं का चित्रण, इन सभी का चित्रण जो है वो शतरंज के मोहरे उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। आगे देखें तो बूंद और समुद्र उपन्यास को अमृतलाल नागर ने उपन्यास की भूमिका में देश के मध्य वर्गीय नागरिक समाज का गुण दोष भरा चित्र कह करके पुकारा है। किसने, अमृतलाल नागर ने। बूंद और समुद्र में व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों का विश्वसनीय चित्रण किया गया है। उपन्यास लखनऊ के एक बड़े और पुराने क्षेत्र चौक पर केंद्रित है। इसमें भारतीय समाज के विभिन्न रूपों जैसे रीति नीति, जीवन दृष्टियाँ, मर्यादाओं, टूटती और निमृत होती हुई व्यवस्थाओं का चित्रण किया गया है। उपन्यास का जो समय काल है वो भारतीय गणतंत्रता की स्थापना के आसपास का है। गोपाल राय ने बूंद और समुद्र को महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कह करके पुकारा है। सुहाग के नुपुर जो अमृतलाल नागर का प्रमुख उपन्यास माना जाता है, तमिल उपन्यास कौन सा, शिल्पाधिकारम पर आधारित ये उपन्यास माना जाता है। इसमें मध्यकालीन कुल वधुओं तथा बाहरी वधुओं का चित्रण हुआ है, अर्थात पत्नी, कन्निगी तथा गणिका माधवी के के द्वंद्व को प्रस्तुत किया गया है। विष और अमृत में स्वतंत्र भारत के 15 वर्षों के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया है। साथ ही एक संपादक के जीवन के माध्यम से तत्कालीन जीवन की जो जटिलताएं हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। सात घूंघट वाला जो मुखड़ा है, इस उपन्यास के केंद्र में कौन है, बेगम समूरू का चरित्र है। इसमें स्त्री हृदय का अंकन किया गया है। एक कदा नैमिषारण्य उपन्यास में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ आचार्य भार्गव, सोमाहुति एवं नैमिष्य आंदोलन का जो चित्रण है वो किया गया है। अमृतलाल नागर का जो अगला उपन्यास है वो है मानस का हंस और खंजन नयन।
ये जो उपन्यास है वो कैसे उपन्यास है, वो जीवनी परक उपन्यास है। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर और खंजर नयन सूरदास के जीवन को केंद्र में रख करके लिखा गया उपन्यास है। इसमें कालिदास के जीवन संघर्ष को प्रामाणिक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास इरविन स्टोन के वान गोग एवं माइकल एंजेलो पर आधारित उपयोग को याद दिलाता है। मधुरेश के अनुसार तुलसी के प्रसंगों में नागर जी ने दोहरे विरोध का जोखिम उठाया है। एक और तुलसी के चरित्र को अखाड़ों और रामलीला के माध्यम से सामाजिक संगठन की परिकल्पनाओं द्वारा हिंदूवादी आधार देकर लोगों द्वारा उसे गुरु गोलवलकर की जीवनी तक कह देने का खतरा उठाया है। वही मोहिनी के प्रसंग द्वारा दूसरे वर्ग के लोगों को तुलसीदास के चरित्र के अपकर्ष के आरोप के लिए उकसाया है। तो ये किसने कहा है, ये मधुरेश ने कहा है। अब हम आगे देख लेते हैं कि मानस का हंस हिंदी साहित्य की क्या है, अमूल निधि है। इसकी जो रचना है वो लखनवी शैली में की गई है। बीच बीच में अवध बोली के शब्दों का भी प्रयोग किया गया, जिससे ग्रामीण झांकी का जो जीवंत और रोचक चित्रण किया गया है। मानस का हंस में 3 स्त्री पात्र है। कौन कौन से? चुम्मू, सहुवाइन, विधवा राजकुमारी एवं रत्नावली, जो तुलसीदास के प्रति प्रणय भाव रखती हैं। खंजर नयन में एक तरफ धार्मिक सांप्रदायिकता का विरोध तो दूसरी तरफ हिंदू प्रजा के प्रति मुस्लिम शासकों के व्यवहार में अंतर को उभारा गया है। सूरदास ने अपने जीवन के 104 वर्षों में इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं और अकबर का शासनकाल देखा था। तो ये किसके बारे में जान रहे हैं? अब हम सूरदास के बारे में जान रहे हैं। खंजर नयन उपन्यास में सूर के युग का सर्वांगीण चित्रण जो है किया गया है। कुत्तो मलाहिन के साथ सूर की प्रेम कथा की बुनावट के कारण नागर जी को अनेक पाठकों की जो नाराजगी थी उसको भी झेलना पड़ा था। नाचो भोत गोपाल जो उपन्यास है वो कैसा है? वो दलित समाज पर केंद्रित उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? निर्गुणिया है। निर्गुणिया के ब्राह्मण युवती से मेहतर समाज में जाने की जो कथा है उसका वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। करवट उपन्यास में लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ी कौन कौन सी हैं? लाला मुसिद्दीलाल, उनके पुत्र बंशीधर टंडन और पौत्र देश दीपक से संबंधित जो कथा है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। करवट में वर्णित समय काल लगभग 1805 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का है। पीढ़ियाँ जो उपन्यास है वो करवट का क्या है? अगला चरण है। इसमें खत्री परिवार की आगे की 3 और पीढ़ियों की कथा का वर्णन किया गया है और इसका समय 1905 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसको सबको वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। तो अब तक जो थी वो हमने अमृतलाल नागर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनसे संबंधित, उनके उपन्यासों से संबंधित उनको जाना। अगला जो हमारा उपन्यासकार है वो है उपेंद्र नाथ हसक। इनसे संबंधित तथ्यों को हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सितारों के खेल 1940 ईस्वी का उपन्यास, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आँखें 1955, गरम राख 1957, पत्थर अकल पत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नरक 1968, एक नन्ही कलदील 1969, बांधो न नाव इस ठाव 1974, निमिषा 1974, पलटती धारा 1997। तो ये जो है उपेंद्र नाथ हसक के उपन्यास जो है प्रमुख उपन्यास हमें देखने को मिलते हैं। अब इनसे संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। तो उपेंद्र नाथ हसक के जो उपन्यास हैं उनका जो नायक है वो कौन है? केंद्रीय पात्र चेतन है। इन्होंने गिरती दीवारें उपन्यास की रचना क्रमबद्ध रूप से की है, जिस पर फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू का प्रभाव भी दिखाई देता है। बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास को सुमित्रा नंदन पंत ने गीति उपन्यास कह करके पुकारा है। गरम राख उपन्यास में नायक कौन है? जगमोहन। उसके जीवन का अंकन इस उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। एक रात का नरक उपन्यास अश्क के ही उपन्यास एक नन्ही कंदील का एक अंश है। तो ये जो थे ये आज के लिए इतना ही।
आज जो है हमने सबसे पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के बारे में हमने जाना। दूसरा जो हमारा इसकी श्रेणी के अंतर्गत आता वो है साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास। तो इन दोनों उपन्यासों के अंतर्गत जो उपन्यासकार आए उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे तो उन सभी को हमने विस्तार से जाना। तो आज इनसे आगे की जो श्रेणियों के उपन्यास हैं, जैसे आंचलिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, तो और उनको भी हम जो है इसी प्रकार से विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी है तो वो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही जो भी स्टूडेंट जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।